In this video, we will discuss about dimension or aspects in delegation. The first dimension is assignment of duties. So ऑर्गेनाइजेशन के सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमेशा ड्यूटीज़ का असाइन करना ज़रूरी है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डेलीगेशन. नेक्स्ट इज़ ग्रांट ऑफ अथॉरिटी. जब भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उनको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी और पावर भी उनको देनी होती है ताकि वो उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें. दैट इज़ ग्रांट ऑफ अथॉरिटी. एंड द लास्ट डायमेंशन और एस्पेक्ट इज़ क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. जैसे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स को दे दी जाती है उसके साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन के लिए उस टास्क की भी बन जाती है. तो दैट इज़ क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ड्यूटी देने के साथ ही, टास्क देने के साथ ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ ही वो पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो भी अकाउंटेबल हो जाता है. नाउ विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन. फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन बाय रिजल्ट्स. जब भी हमें कोई टास्क हम डिसाइड करते हैं तो उस टास्क का जो भी रिजल्ट है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल भी होता है. तो उस गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सबऑर्डिनेट्स बेस्ट रहेंगे वो आपको देखना ज़रूरी है. अगर कोई सबऑर्डिनेट परफॉर्म नहीं कर सकता है उतना अच्छा टास्क ताकि वो जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव किया जा सके तो फिर उनको असाइन करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है. तो आपको इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि आपका जो डेलीगेशन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंस. सो हियर वी विल टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट. आप जिसको भी टास्क असाइन कर रहे हैं या सुपीरियर जिस भी सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन कर रहा है उसकी कॉम्पिटेंसी पहले असेस करनी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन करनी इंपॉर्टेंट है. अगर वो पर्सन इतना कॉम्पिटेंट है ही नहीं कि उस टास्क को कर सकता है तो आप बस टाइम वेस्ट करोगे और रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. कॉम्पिटेंसी एग्जामिन करने के बाद ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस सुपीरियर का सबऑर्डिनेट पे होना इंपॉर्टेंट है ताकि जो सबऑर्डिनेट है वो फ्रीली अपने टास्क को कर सके. Next principle is principles of adequate authority for responsibilities. As we have already seen under the dimension or aspects of delegation, if a person is getting adequate authority or the superior is granting the adequate authority to the subordinates, then only he can complete his tasks with full responsibility. So this is what we are seeing in the principle of adequate authority for responsibilities. Fifth principle is principles of unity of command. This we have also seen in principles of management. So in the organization there should always be one boss ताकि confusion या conflict ना create हो. अगर one boss है, एक person है जिसके order को follow किया जाता है तो automatically unity of command principle follow किया जाएगा और जो आपका delegation process है और जो management है वो अच्छे से properly हो पाएगा. Next is principles of absolute responsibility. Whenever any responsibility is given to any person, then this responsibility should not be shifted to the other one. सी अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक पर्सन को दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्सन कर रहा है लेकिन आपने बीच में ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को शिफ्ट कर दिया तो जो आपका रिजल्ट होना चाहिए उस टास्क का, गोल आपने बनाया, ऑब्जेक्टिव आपने बनाया, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं. और हमेशा कोई भी टास्क होता है, मैक्सिमम टास्क आपके टाइम बाउंड होते हैं तो वो जो टाइम बाउंड होने की वजह से वो आप उस रिजल्ट को नहीं अचीव कर पाओगे. तो इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ही पर्सन को देंगे. दैट इज़ अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ एडिक्वेट कम्युनिकेशन. जब भी टास्क किया जा रहा है, एक टास्क डेलीगेट हुआ है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को, तो उस टास्क के होते हुए उस टास्क के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है वो फ्री फ्लो होना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन का, यानी कि उनके बीच का कम्युनिकेशन सही होना चाहिए ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और टास्क ढंग से परफॉर्म किया जा सके. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल. जब भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी टास्क डेलीगेट करता है तो वो उस टाइम पे उस टास्क को करने के लिए अथॉरिटी भी उसको देता है. तो आपको इस चीज़ को, जो सुपीरियर है उनको इस चीज़ को भी देखना है कि वो टास्क ढंग से किया जा रहा हो और उस अथॉरिटी को ढंग से इफेक्टिवली उसको यूज़ किया जा रहा हो. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क द वर्क ऑफ डेलीगेटिव विल बी असेस्ड बाय द डेलीगेटर. अगर वो जो ऑब्जेक्टिव उस टास्क का है वो अचीव हुआ है तो जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, वो भी प्रोवाइड होना चाहिए ताकि जो डेलीगेटी है वो और इंक्रीज हो. द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिसेप्टिवनेस. whenever the task is on process, there should be discussion or suggestions given by delegatee to delegator और delegator to delegatee. तो जब भी कोई superior को subordinate कोई भी suggestion दे रहा है तो healthy decision के लिए अगर वो suggestion सही है तो superior उस suggestion को accept करे, अच्छे से सुने. That is principle of receptiveness. तो जो relationship है या understanding है between superior and subordinates वो भी delegation के लिए important है. Next is process of delegation. Delegation starts with defining the task. In this, the delegator decides what task will be done and whether the task is suitable or not. Then comes selection
of individual or team. After selection of the individual or team, the delegator has to assess the ability and training needs of the delegatees. If they are not capable enough to perform to complete the task, then delegation or the work should not be delegated to them. Next, explaining the reasons. In this, delegator explains why this task is selected and why those people are selected for the completion of task. Next step is state required results. In this step, the result should be stated clearly. जो भी objective है, जो भी result है, वो clearly stated होना चाहिए, ताकि after the completion of task it can be assessed whether the desired result has been achieved or not. In the next step, considering resources required. उस टास्क को करने के लिए, उस ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, मनी मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, इस स्टेप में हम उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट इज एग्री डेडलाइंस. सो इन दिस द टाइम विल बी डिसाइडेड, कब उस टास्क को कंप्लीट करना है, व्हेन मैच द जॉब बी फिनिश्ड. सो वो डिसाइड किया जाता है इस स्टेप. नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड कम्युनिकेट. सो वाइल डूइंग द टास्क there should be support and proper communication among the members of the team. And the last is feedback on results. How the delegation process has occurred, what are the problems, what problems they have faced, and what can be done in the future can be discussed or can be given as a feedback after the completion of task. Next we'll see elements of delegation. These are nothing but the terms we are using again and again. First is authority, second responsibility, and third is accountability. Authority is nothing but a person's power or right to give order to the other person. Next is responsibility. Responsibility is the duty of person to complete the task assigned to him or her. Third element is accountability. Accountability is nothing but being answerable for the end result. There is difference between responsibility and accountability, and the difference is responsibility is nothing but doing the task. Whenever the superior is giving the task to the subordinate, this is the responsibility of the subordinate to complete the task, but the accountability is with the superior only. Now we are heading to the types of delegation. There are many types, but we are going to talk about two main types of delegation, formal and informal. फॉर्मल इज़ नथिंग बट दैट इज़ एक्सरसाइज्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है फॉर्मल डेलीगेशन होता है, जैसे कि जो सुपीरियर्स है वो सबऑर्डिनेट्स को जो भी टास्क असाइन करते हैं, डेलीगेट करते हैं. इनफॉर्मल डेलीगेशन जब कभी प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर्मल डेलीगेशन में इनफॉर्मली किसी को डेलीगेट करना होता है टास्क, जो जिसको नहीं कर सकता है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, दैट इज़ इनफॉर्मल डेलीगेशन. नाउ विल सी रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन डेलीगेशन. द फर्स्ट पॉइंट अंडर role of nurse manager is train and develop subordinate. Training the subordinate is nothing but is an investment, giving them chance or opportunity to grow and learn so that the task can be done effectively. Next is plan ahead. It prevents problems. कभी भी आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग अगर पहले से ही कर लेंगे तो आप उसकी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, आप उनको लिस्ट करके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को पहले ही आप आइडेंटिफाई करके आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ विजिट सबऑर्डिनेट्स फ्रीक्वेंटली. कभी भी टास्क हो रहा है तो उस टाइम पे एज ए नर्स मैनेजर बार बार जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने के लिए मोरल प्रोवाइड करना है, ग्रीवेंसेस में उनको हेल्प करनी है ताकि उस टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकें. आप सिर्फ टास्क दे के आप चले नहीं जाएंगे, आपको उनको इंटरमिटेंटली उनको हेल्प भी करना है, उनको असेस भी करना है. कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, एक टीम में एक नर्स मैनेजर ने अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स नर्स स्टाफ्स हैं उनको बहुत सारे टास्क दिए, सबको अलग अलग, लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं दिया है. तो हो सकता है कि दो लोग एक ही टास्क करें जिसकी वजह से टाइम भी वेस्ट हो, उनके एफर्ट भी वेस्ट हो और जो रिजल्ट है वो भी ना चाहिए हो. इसलिए कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक अबाउट न्यू आइडियाज़. तो ये भी अगर जितना न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचा जाएगा उतना जो टास्क होगा वो अच्छे तरीके से और इनोवेटिवली अकम्प्लिश हो सकता है. नेक्स्ट इज एक्सेप्ट डेलीगेशन एज डिज़ायरेबल. जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे डिज़ायरेबल है, वहाँ पे डेलीगेशन को यूज़ करना चाहिए. स्पेसिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. अ गुड नर्स मैनेजर विल स्पेसिफाई द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टास्क. नो सबऑर्डिनेट्स कैपेबिलिटीज एंड मैच टास्क और ड्यूटी टू द एम्प्लॉय. सो ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि कभी भी हमें क्या करना है, राइट टास्क होना चाहिए, राइट पर्सन होना चाहिए. तो गुड मैनेजर, जो गुड नर्स मैनेजर है, वो सबऑर्डिनेट्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको टास्क असाइन करते हैं. नेक्स्ट इज एग्री ऑन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. दे एक्सेप्ट दैट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स इन परफॉर्मेंस. किसी भी टास्क को करने के लिए उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करके वो टास्क कंप्लीट हो सकता है.
Next is take an interest. Whenever assigning a task and during the task, the nurse manager should be interested in the task completion, in the achievement of the goals. A good nurse manager always assesses the results, accept the facts and plan for the new task. Give appropriate task. अभी हमने देखा था कि हम जो appropriate person है capabilities के according उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको appropriate task भी देंगे as a good nurse manager. A good nurse manager will never take back the delegated task. तो हमने ये चीज़ देखी भी थी, अगर प्रिंसिपल में हमने इस चीज़ को देखा था कि आप कभी भी एक बार टास्क देके उस टास्क को फिर से वापस नहीं लेंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे. अगर ये शिफ्टिंग टास्क की होगी तो कहीं ना कहीं से वो जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो और ज़्यादा डिले हो जाएगा. तो प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फॉलो करती है. सो दीज वर द रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन डेलीगेशन. सो हियर वी हैव completed today's सब टॉपिक्स अंडर द डेलीगेशन. Thank you.